नमस्कार, 5 की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से, और बात कर रहे हैं हम तालिबान की अफगानिस्तान में। वहां पर जो भारतीय बस फंसे हुए थे उनको लेकर C-17 भारतीय वायुसेना का विमान आज भारत पहुंच गया। जामनगर में उतरा ईंधन भराने के लिए और उसके बाद अब इसके हिंडन एयरबेस पर लैंड करने की खबर है। विमान में भारतीय दूतावास के कर्मचारी और ITBP के जवान सवार हैं। विमान से 140 से ज़्यादा लोग काबुल से लौटे हैं। अफगानिस्तान से भारतीय मूल के लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी वीज़ा का फास्ट ट्रैक इंतजाम किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर का कहना है कि वह अफगानिस्तान में हिंदू सिख नेताओं के संपर्क में हैं। हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से अफगानिस्तान एयरपोर्ट में भीड़ है, गोलियां चल रही हैं, तालिबान ने कब्जा कर लिया। सोचिए जिनके अपने वहां पर हैं उनका क्या हाल होगा। हमारे साथ मधु गुप्ता जी हैं, इनकी बेटी काबुल में है और उनकी C-17 फ्लाइट में आ रही हैं। आंटी, आप यहाँ पर आ रही हैं, आपकी बेटी उस फ्लाइट में आ रही है? हाँ जी। क्या नाम है उनका? कनिका गुप्ता। वो क्या करती हैं? वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। तो कब लास्ट बात हुई थी आपसे? मेरी अभी जामनगर हुई है। जामनगर हुई? हाँ। क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं, शी इज हैप्पी, कहती है मैं आ रही हूँ वापस घर। और कल तक जब तक सारी वो पिक्चर्स देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, ऐसा उसमें डर, थोड़ा डर तो था, लेकिन वो कहती थी मैं घर में हूँ तो मैं फ्री, बिल्कुल सेफ हूँ। और क्या बताया कनिका ने, एयरपोर्ट तक पहुंचना कितना मुश्किल था उनके? नहीं, वो एयरपोर्ट अकेली नहीं थी ना, वो वहाँ एम्बेसी गई है, एम्बेसी वाले उसको लेके। एम्बेसी से पहुंची, उसके बाद फिर वो पहुंची। सुबह कितने बजे? 6 बजे फ्लाइट में बैठी थी? 6 बजे हाँ बैठ गई थी, लेकिन उड़ी कब है ये मुझे नहीं पता। नहीं। तो आप यहीं दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, मैं वैशाली में रहती हैं। हाँ जी। मोनिका कब से थी आप काबुल में? 2 महीने से। 2 महीने से रेगुलर बात हो रही थी? क्या बता रही थी आप? कुछ नहीं, पहले तो सब ठीक ठाक था। वो सब जगह जा रही थी, आ रही थी, कंधार भी गई है, बामियान गई थी, बगराम गई थी जहाँ पर वो एयरबेस था उनका, सब वो सारा। तो अभी काफी रिलीफ है आपको? हाँ, बस ये 2 दिन थोड़ा हमारा टेंशन में निकला, अदरवाइज हम लोग ठीक थे। खुश हैं? जामनगर में जब फोन किया बेटी ने आपको पहुंच के? हाँ जी, तो हमको ये था कि चलो पहुंच गई, इंडिया पहुंच गई। तो इंडिया पहुंच गई। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मोनिका जी का बताता है कि किस तरीके से खुशी है उनके चेहरे पर। और इनकी बेटी फ्रीलांस जर्नलिस्ट है जो थोड़ी देर में पहुंच रही हैं दिल्ली, और खुशी चेहरे पे साफ नज़र आ रही है। चिंता थी उन्हें। बेटी ने जब जामनगर पहुंच के जब फ्लाइट लैंड हुई, जब फ़ोन किया, तब इनकी सांस में सांस आई। सहयोगी मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत में इन लोगों को वापसी के इंतज़ाम करने पड़े हैं, किस तरीके से इमरजेंसी सिस्टम को अलर्ट करना पड़ा, किस तरीके से भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ घंटों में, यानी कि पिछले 48 से 72 घंटों में तेज़ी से हालात बदले थे। तब जब अशरफ गनी देश छोड़कर भागे, तब उसके बाद से शायद लगातार लोगों का भरोसा हिलता चला गया, और उसके बाद दूतावासों की भी हालत लगातार ख़राब होती चली गई, और लोगों को इमरजेंसी इवैक्यूएशन यानी कि आपातकाल में उनको बाहर निकालने के इंतज़ाम करने पड़े। भारत लगातार इस मौके पर, इस स्थिति पर नज़र रखे हुए है। और हमारे साथ सौरभ शुक्ला हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताएं, जो लोग 140 लोगों का जो दल है वो वापस आ गया है, जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत का जो डिप्लोमेटिक मिशन था वो पूरा का पूरा ऑफिस अब बंद हो गया है वहाँ पे? बिल्कुल, हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन था अफगानिस्तान में, अभिषेक, वो बंद हो चुका है। वहाँ कुंडी लग गई है, ताला लगा दिया गया है। और जो खबर है वो यही है कि C-17 ग्लोब मास्टर विमान, जिसमें भारत के 140 से ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, जिसमें हमारे भारत के राजनयिक भी हैं, पूरा डिप्लोमेटिक मिशन है, वो हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका है। यानी थोड़ी देर बाद वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और पूरा जो मिशन है अभिषेक, यहाँ जैसे फ्लाइट लैंड हुई हिंडन एयरपोर्ट पे, दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट है, वहाँ पर समझिए कि ये जो पूरा मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। फिलहाल 140 यात्री हैं जहाज़ में, थोड़ी देर में वो बाहर आएंगे, और इसमें हमारा पूरा डिप्लोमेटिक मिशन है। 40 डिप्लोमेट्स हैं, इसमें हमारे जितने अकाउंट्स के लोग भी हैं, जिसमें जो लोग डिप्लोमेटिक ड्यूटी पे थे वो भी शामिल हैं। ITBP के जितने भी पर्सनल्स थे अभिषेक, जो वहाँ पर सिक्योरिटी में तैनात थे भारत के दूतावास के, वो भी शामिल हैं। 4 से 5 जर्नलिस्ट उस फ्लाइट में मौजूद हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और सिविलियन से, कुछ NGO में काम करने वाले हैं,
वो भी इसमें है। सुबह 6 बजे ये पूरा हमारा जो C-17 ग्लोब मास्टर जो रेस्क्यू ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करने वाला विमान है एयरफोर्स का, ये सुबह 6 बजे वहाँ से टेक ऑफ किया था। उसके बाद ईरान के एयर स्पेस से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए जामनगर लगभग 11 बजे गुजरात में लैंड हुआ। वहाँ लगभग 4.5 घंटे का हॉल्ट रहा। 4.5 घंटे के हॉल्ट के बाद 3:30 बजे जामनगर से फ्लाइट टेक ऑफ हुई और अब हिंडन जाके पहुंची और यहाँ रोड के ज़रिए दिल्ली सारे पैसेंजर्स पहुंचाए जाएंगे। एयरफोर्स अपनी सुरक्षा में इनको बाहर लेके निकलेगी। तो एक बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की, क्योंकि अभी भी जो खबरें यही आ रही हैं कि एयरपोर्ट के पास गोलियां चल रही हैं। कल 7 लोगों की मौत हुई फायरिंग में। तो तमाम जो मंजर था अभिषेक हमने देखा 2 या 3 दिन का, किस तरीके से हज़ारों अफगानी वहाँ पर फ्लाइट लेने के लिए, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं। ऐसे में पहले सभी को एम्बेसी पहुँचाना और फिर एम्बेसी से एयरपोर्ट पहुँचाना और फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट को टेक ऑफ करा लेना सुरक्षित, ये बिल्कुल आसान नहीं था। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, भारत की डिप्लोमेटिक उपलब्धि है कि भारत के सभी जो डिप्लोमेट हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। और जो सूत्र ये बता रहे हैं कि एयरफोर्स ऐसे कुछ और फ्लाइट्स भेजेगी वहां पर, जो लोग और फंसे हुए हैं, जो वापस भारत आना चाहते हैं, उन सबको सुरक्षित भारत लेकर के आया जाएगा। अभिषेक जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। जब हमारे देश के लोग बाहर आएंगे एक तरीके से एयरपोर्ट से, तो अगर वो आपसे बात करें तो हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल उठा है भारत के सामने, वो ये कि भारत के आने वाले वक्त में तालिबान के साथ रिश्ते कैसे होंगे। अगर इनको मान्यता मिल जाती है तो आने वाले वक्त में भारत किस किस्म से अफगानिस्तान के साथ डील करेगा, ये एक बड़ा सवाल है और ये हकीकत का सवाल है। आप कितना भी मुंह छुपाने की कोशिश करें, ये कहने की कोशिश करें कि अफगानिस्तान से कोई रिश्ता नहीं होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है जो कि राम माधव, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उनका ट्वीट मैं पढ़ के सुना रहा हूं, हमारे साथ ही उसका ग्राफिक्स भी दिखाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म से राम माधव चिंता व्यक्त कर रहे हैं। 2 लोगों ने चिंता व्यक्त की है, राम माधव और कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री ने। राम माधव ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि तालिबान के पास पाकिस्तान में ISI द्वारा प्रशिक्षित 30,000 से ज्यादा भाड़े के सिपाही हैं। काबुल में सत्ता में लौटने के बाद तालिबान उन्हें अपने उस्ताद पाकिस्तान की मदद से कहीं और तैनात करेगा। भारत को गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। तालिबान शायद पाकिस्तान और चीन को भी लील ले, लेकिन तात्कालिक खतरा भारत के सामने है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार सचेत रहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी सुनिए, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान का तालिबान के हाथों चले जाना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये भारत के खिलाफ पाक चीन गठजोड़ को मजबूत करेगा और ये लक्षण कतई अच्छे नहीं हैं। हमें अब सभी सरहदों पर अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। तो इस सबके मायने क्या हैं? अफगानिस्तान का तालिबानियों के हाथ में जाने का मतलब, इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मंजू सेठ हैं, पूर्व राजदूत हैं, और डॉक्टर स्वर्ण सिंह हैं, JNU के अंतर्राष्ट्रीय मसलों में का खासी दिलचस्पी और पढ़ाई करना का जो केंद्र है उसमें है। हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं। मंजू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तालिबान को मान्यता एक तरीके से चीन देने ही वाला है, क्योंकि चीन ने अपना मन तो बना ही लिया है। उसकी एम्बेसी ने जिस तरीके से बातें करनी शुरू कर दी हैं, तो इसके मायने भारत के लिए क्या हैं अगर चीन तालिबानी सरकार को अफगानिस्तान में मान्यता दे देता है? ये तो और उनका जो पाकिस्तान के साथ जो नेक्सस है, जो कनेक्शन है, वो और मजबूत हो जाएगा। जैसे आपने भी कहा, गठबंधन हो जाएगा उनका। और हमारे लिए तो ऑफ कोर्स बहुत ही चिंता की बात है। इनका बहुत दिनों से कोशिश थी, बोथ चीन एंड पाकिस्तान की, कि इंडिया का वहां पे जो इतने प्रोजेक्ट्स थे और इतनी गुडविल बढ़ गई थी और इतनी हमारी वहां पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस बढ़ गई थी, उससे वो काफी परेशान थे और काफी उनको आपने पढ़ा भी होगा, कह रहे थे कि इनको कैसे कट किया जाए। और वो पहले वाली गवर्नमेंट जो थी उनको भी कह रहे थे कि आप इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो यहाँ पे एक्टिविटी है, कम की जाए। और चीन का भी रवैया थोड़ा उसी किस्म का था, क्योंकि एक तो हमने काफी अपने जो वहाँ प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो हमने कोशिश की थी चाहबार से रास्ता बनाने की ओवरलैंड टू द पोर्ट, लेकिन इस वक्त वो रुक गया है। और चीन का जो BRI है
वो अपना वो वहां पे उसको सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट करना चाहते हैं, सेफ गार्ड करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनके वहां पे दिक्कत आ सकती है, और जो उनके उइगुर्स हैं उधर भी एरिया में, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो अपना इंटरेस्ट इसमें देख रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तालिबान का बिहेवियर देख के ही वो करेंगे, लेकिन वो हैप्पी टू वर्क विद देम। उन्होंने अभी हाल ही में उनके जो मुल्ला बरादर हैं वो वहाँ चीन गए थे, उनकी मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर से, तो उनकी ऑलरेडी ये क्या कहते हैं सांठगांठ कहिए या कनेक्शन ऑलरेडी उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है। और अगर तालिबान और कह रही है कि हम एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे वहां पे, लेकिन उसके मुझे तो चांसेस कम लग रहे हैं, बट आगे चल के देखेंगे क्या होता है वहां पे, और क्या वो रवैया फॉलो करते हैं और क्या एक्चुअल पॉलिसीज फॉलो करते हैं। और इंडिया के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इतने उनके पास ये लड़ाकू एक्स्ट्रा आ गए हैं वहां पे, वो जब वहाँ पाकिस्तान ने जिनको ट्रेनिंग दी है और जो अभी फाइट में होना था, लेकिन उनकी कुछ खास फाइट हुई नहीं ज्यादा, क्योंकि जो अफगान फोर्सेस थे वो तो वैसे ही जनरली कहीं नहीं किया, उन्होंने सरेंडर कर चुके थे, तो इसलिए उनका अब उनको कहीं यूटिलाइज करने के लिए बहुत चांस है कि वो इंडिया में उनका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान में, क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? और मैं आपसे दो मसलों पर इसमें समझना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी शायद समझना चाहें। वो ये कि एक तो ये कि क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी और ये सिर्फ हमको आखिर में एक्शन बस दिखाई दे रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गवर्नर फाइट ना करे, अशरफ गनी साहब निकल जाएं हेलीकॉप्टर से और एक तरीके से एक के बाद एक जीत होती चली जाए। तो क्या अब पाकिस्तान की शह पर जिस तरीके से तालिबान पहुंच चुका है, तो क्या उसमें एक अमेरिकी हाथ भी है? क्या अमेरिका ने परोसा है पाकिस्तान को तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को? तो क्या ये एक बड़ा सवाल ये है। और दूसरा ये भी कि इन मंसूबों से अमेरिका के ऊपर हम कितना एतबार करें आने वाले वक्त में। ये दूसरा सवाल आपका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। जितने भी अमेरिका के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, दोस्त हैं देश, उनको यहाँ से मुझे लगता है एक संदेश जाता है और उनको इसका विश्लेषण करना चाहिए कि अपने राष्ट्रहित में अमेरिका किस तरह से अपनी नीतियों में अचानक बदलाव ला सकता है, अचानक जिन देशों से वो दूरी बनाए रखना चाहता है या जिन घटकों से वो दूरी बनाए रखने की बात करता है, उनसे कैसे हाथ मिला सकता है। तो दूसरे देश जो दोस्ती बढ़ा रहे हैं, भारत उनमें शामिल है। हालांकि अभी भी जो हमारे 2 रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं लोगों को लाने में, उसमें खबरों में आया है कि भारत के विदेश मंत्री की बातचीत हुई अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, शायद उसमें उनका कुछ योगदान रहा इसमें। हालांकि ये खबरें कितनी सटीक हैं, सही है, नहीं मालूम। तो पहला तो ये संदेश मुझे लगता है जाना चाहिए और विश्लेषण होना चाहिए कि कितना रुझान और कितना विश्वास कर सकते हैं, कितना हम डिपेंड कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। हर देश अपने राष्ट्रहित के लिए काम करता है, ये हमें याद रखना होगा। और दूसरी बात आपने पूछी कि क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस वक्त उसके केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। क्या सच्चाई हुई वो शायद बहुत समय बाद पता चलेगा हम सबको। पर एक बात बहुत जो सटीक साफ है हमारे सामने, वो ये कि चाहे वो नाटो या अमेरिकन एलाइज के सैनिक हो, वहाँ उनके थिंक टैंक्स का वहाँ जो नजर थी वो हो, या अशरफ घानी की सरकार हो, शायद उनको जमीन पर क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए करीब 5 दिन तक पहले प्रोफेसर साहब, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। हम दोबारा आएंगे। हमारे साथ राहुल भोसले साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व ब्रिगेडियर राहुल भोसले। उनसे भी हम जानकारियां लेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा का मामला बनता है, भारत को क्यों सतर्क रहना है, कैप्टन अमरिंदर और राम माधव क्यों कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले शुभजीत रॉय के पास चलते हैं, पत्र के। हम शुभजीत राय के पास दोबारा चलेंगे। वो C-17 विमान से काबुल से लौटे लोगों में शामिल हैं, पत्रकार हैं। उनकी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, अखबार में फ्रंट पेज पर लगातार वो लिख रहे थे। राहुल भोसले साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चिंता राम माधव ने अपने ट्वीट में करके कहा है कि
भारत को तात्कालिक तौर पर संकट है, एक तरीके से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर पंजाब में चिंतित हैं, वो भी इसी तरीके की ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि चीन और पाकिस्तान। तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शुभजीत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। शुभजीत, आप वापस लौट के आ गए। हम लगातार आपकी रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे और ये भी कि आखिर में आखिरी दिन आप किस तरीके से डिप्लोमेसी जो एम्बेसी के एरिया में पहुंचे, आपके अनुभव क्या क्या रहे, किस तरीके के हालात आपने देखे हैं जमीन पर वहां पर? जी, जमीन पे हालत जैसे हमने अपने रिपोर्ट्स में भी लिखा कि काफी चैलेंजिंग थे, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट जब हम गए थे तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो था कि चैलेंजिंग होगा, बट आई थिंक द पेस इन विच जिसमें सिचुएशन में केओस के तरफ वो सिचुएशन डेवलप किया, आई थिंक दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मेनी, and we saw a live example of how a country sort of chaos and lawlessness की तरफ बढ़ गया था कुछ ही घंटों में इनफैक्ट, और उससे फिर निकल के आना वाज अ चैलेंज, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह सारे कैंसिल हो गए थे और सारे लोग वहां से निकलना चाह रहे थे, काफी अफगान इनफैक्ट निकलना चाह रहे थे। इंडियंस या फॉरेन नेशनल्स तो कम ही थे देश में फिलहाल, पर हम जैसे जर्नलिस्ट हैं हमारा तो। शुभजीत, जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल का आपने आलम लिखा है कि किस तरीके से तालिबान लड़ा के अंदर आए थे, तो उसके बारे में बताएं, और किस तरीके से कर्फ्यू के बीच निकलकर आप एम्बेसी तक पहुंचे होंगे या एयरपोर्ट तक पहुंचे होंगे, उसके बारे में बताएं। ये तो उस दिन सुबह 4 बजे करीब वेट कर रहा था, तो 4-4:30 बजे करीब 40-50 तालिब फाइटर्स आए और फिर वो लोग अंदर घुस गए। फिर उन्होंने फैसिलिटीज को चेक किया कि रूम्स और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और ये जो है ये काफी अच्छा होटल था वहाँ पे काबुल में, जहाँ पर जनरली सारे फॉरेनर्स और वगैरह रहते हैं। तो उस वक्त एक सेंस ऑफ पैनिक तो था गेस्ट में कि पता नहीं क्या करेंगे, पर उन्होंने किसी को हार्म तो नहीं किया, पर एक इंटिमिडेटरी एक बिहेवियर था उनका कि वो लोग चूंकि गन्स वगैरह के साथ जब 40-50 तालिब फाइटर्स आते हैं आपके सामने, तो आपको लगता है कि पता नहीं अगला क्या इनका रुख होगा। तो वो एक काफी चैलेंजिंग एक मोमेंट था हमारे लिए। जी, और आप एम्बेसी तक कैसे पहुंचे? वहां तक पहुंचने का भी सफर आप लोगों, आपने लिखा है कि बहुत तड़के आप लोगों को मुश्किलों में पहुंचना पड़ा, और जो ग्रीन जोन है शायद जहां पे सारी एम्बेसी एरिया है, वहां पे आपको तालिबानियों जो फाइटर्स हैं उन्होंने रोक दिया था, आतंकियों ने। जी जी जी, वो क्योंकि उस दिन बिल्कुल लॉलेसनेस, कंप्लीटली केओस पूरे शहर में फैल गया था। तो एयरपोर्ट से निकलना, एयरपोर्ट में रहना ही बहुत डेंजरस हो गया था हमारे, बहुत रिस्की हो गया था। तो वहाँ शुभजीत, आपने तो शुभजीत रॉय जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये वापस आ गए हैं और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स लिखी हैं उन रिपोर्ट्स में उन्होंने एक जगह पे लिखा हुआ था, उसकी आखिरी लाइनें मुझे याद हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने आखिर में लिखा था कि काबुल के एयरपोर्ट के पास लिखा हुआ है कि यहाँ से आप बाहर कहाँ जाना चाहते हैं, आपके पास विकल्प क्या है। तो वो अगर शुभजीत हमारे साथ जुड़े होते तो शायद वो बता पाते कि उसके मायने पूरे अफगानिस्तान के लिए क्या है। तो हमारे साथ राहुल भोसले साहब जुड़े हुए हैं। भोसले साहब, आप जुड़े, उसके पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके की चिंताएं हैं। आपको क्या लगता है कि सुरक्षा को लेकर भारत में इतनी बेचैनी सरहदों पर क्यों है? ठीक है, इसमें कई पहलू है सुरक्षा के जो रखते हुए। सबसे पहला पहलू ये है कि जो टेररिस्ट ग्रुप और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में है, उनको एक तरफ से ये चेतावनी मिल गई है कि अगर तालिबान
अफगानिस्तान में ये कर सकता है कि पूरे देश को अगर कब्जा कर सकता है, तो वो भारत जो के खिलाफ जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको एक तरफ से प्रोत्साहन या चेतावनी मिल जाती है। हालांकि वो सही प्रोत्साहन है, चेतावनी है, वो बात अलग है, लेकिन उनको मिलेगी। नंबर 2, पाकिस्तान को भी ये प्रोत्साहन मिल जाएगा कि अगर हम अफगानिस्तान में ये काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में ये काम कर सकते हैं। तो ये एक दूसरी तरह से वो भी प्रेरित हो जाएंगे कि और इस अटेम्प्ट को लेने के लिए वो तैयारी करेंगे। अगेन तीसरी जगह पे है कि टेररिज्म का पहलू आजकल बहुत एक तरह से बदल रहा है। भारत ने एक बहुत कड़ी सुरक्षा जो पद्धति अपनाई है, जम्मू एंड कश्मीर में हो या पंजाब में, लेकिन नए तरीके से टेररिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है ड्रोन अटैक्स और ये सब जो चेतावनी। तो इन चीजों के लिए अभी और भी ज्यादा जो है वो हो सकता है। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि हाँ, हमें थ्रेट्स तो है, लेकिन हमारा स्टेट इसमें काबिल है कि इन थ्रेट्स को हम एक अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर सके। और जो स्थिति अभी वहां पे है उसके बारे में चिंता हमें जरूर है, लेकिन भारत की जो सिक्योरिटी संस्थाएं हैं वो काबिल है कि इस जो भी थ्रेट्स आएंगे उसको बीट करने की। बिल्कुल। हमारे साथ आप बने रहिए भोसले साहब और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और मंजू सेठ जी। हम ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे इसी विषय पर बात करने के लिए और समझने की कोशिश करेंगे कि चीन कहां पर है इस पूरे खेल में और उससे हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। ब्रेक के बाद पांच की बात में हम बात कर रहे हैं कि तालिबान के शासन से अफगानिस्तान में जो बदलाव होंगे तो होंगे, लेकिन भारत के ऊपर किस तरीके की, भारत के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं और किस तरीके से वो सामना कर सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मंजू जी हैं, मंजू सेठ पूर्व राजनयिक हैं। मंजू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, और ब्रिगेडियर भोसले साहब भी हैं और प्रोफेसर साहब भी हैं। मंजू जी, आपसे समझना चाहता हूं कि भारत के पास क्या ये विकल्प होंगे कि वो तालिबान को एंगेज ना करे? क्या हम कोशिश करेंगे कि इस हकीकत को स्वीकार करें कि अब जो हो चुका है वो हो गया है और तालिबान का एक इन्फ्लुएंस रहने वाला है अफगानिस्तान में? तो क्या भारत के पास ये विकल्प है कि वो बात ही ना करे या बात करे? नहीं, बात मुझे लगता है करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है। हम अबैंडन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि कैसे स्थिति इवॉल्व कैसे करती है अभी, क्योंकि हमारे भी इंटरेस्ट है, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और आपने पढ़ा होगा, आज तालिबान कह रहे हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप आके हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करिए एक्सेट्रा। तो इस वक्त जो स्थिति है, इस वक्त तो हमें, और इट वाज द बेस्ट ऑप्शन कि हम वहां से विड्रॉ करें। लेकिन अगर हम वहां पे सरकार इस्टेब्लिश होती है, और जैसे वो कह रहे हैं कि इंटरिम, इट विल बी एन इंटरिम, कोई कह रहे हैं इट विल बी, सबको इन्वॉल्व करेंगे, पिछली गवर्नमेंट के लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो अभी वहां देखना है क्या बनता है, और वहां स्थिति थोड़ी स्टेबलाइज होगी, तभी उसके बाद हम निर्णय ले पाएंगे। बट हम ये विकल्प कि हम बिल्कुल एंगेज ना करें, वो आज के दिन में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एंगेज तो रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट भी हैं और हर देश को अपना स्ट्रैटेजी और पॉलिसी उसी बेसिस पे बनाना होगा, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट देखने के बाद। तो हमें भी, इंडिया को भी प्रैग्मेटिक अप्रोच मुझे लगता है लेना पड़ेगा, और लेगा, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट्स भी हैं और इंडियन भी हैं अभी भी वहां। हाँ जी, बिल्कुल। और हमारे अर्ज से पुराने संबंध भी हैं। हम अचानक से किसी सरकार के आने की वजह से संबंध, जो जनता के साथ हमारे रिश्ते हैं, वो कैसे काटेंगे? कोई हुकूमत किसी की भी आए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे समझना चाहता हूं कि चूंकि मैं अमेरिका की बात कर रहा था, क्या अब वो वक्त है जब देखिए कि पाकिस्तान को एक तरीके से चीन का साथ भी मिल रहा है अफगानिस्तान में, रशिया किस तरीके से खड़ा हुआ है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं। और दूसरा ये भी कि ये जो हालात बने हैं, इनसे भारत को ये भी अब आने वाले वक्त में तैयार रहना होगा कि अमेरिका पे उतना भरोसा क्या किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के पिछलग्गू जैसा देश तो बनना नहीं चाहेगा कोई भी देश इस पूरे रीजन में। अब जब आप देखिए देश की सुरक्षा की बात आती है, तो भारत को खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी, और ऐसी सोच भारत में है भी। हाँ, उसमें लगातार किस तरह से आधुनिकीकरण किया जाए अपनी सेना का, उसमें अमेरिका की सहायता ली जा सकती है।
पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका का रवैया रहा अफगानिस्तान से निकलने का, उससे कुछ सीखना चाहिए सब देशों को। आपने सही कहा कि अमेरिका और भारत के संबंध सुदृढ़ हैं, उनकी अपनी खासियत है एक तरह से। पर तालिबान पर आप एक नज़र मारे तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही इमीडिएट थ्रेट है भारत के लिए। हाँ, वो अपने आप में इस तरह से हिंसा से सत्ता हथियाते हैं तो वो एक उदाहरण है, और वो उदाहरण दूसरी इस तरह के लोगों को शायद किसी तरह से शह दे सकती है। पर आप ये देखें कि ये तालिबान जो 90 के दशक का था और ये तालिबान अलग है, इनमें किसी को भी प्रशासन की कोई अनुभव है नहीं। तो इनको देश चलाना होगा तो पहले से ही आप देखें वो वहाँ के जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत शुरू हो चुकी है। और इतने जो अनुभवी लोग वहाँ हैं, चाहे अफसरशाही हो चाहे वहाँ के नेता हो, उनका तालमेल भारत से अच्छा है। तो जो सरकार में शामिल होने वाले हैं किस तरह से शामिल होंगे, क्या उनको हिस्सेदार माना जाएगा या केवल उनको प्रबंधन का काम दिया जाएगा, वो अलग बात है। पर तालिबान को उनकी जरूरत है और तालिबान को मान्यता की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि तालिबान कोशिश करेगा जो मान्यता कम से कम वो मान्यता कौन देने वाला है, पाकिस्तान का पिट्ठू नहीं दिखना चाहेगा, वो हमें देखना होगा। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या एक तरीके से अब पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़ा टेरर नेटवर्क है और ये एक तरीके से उनके जो बैकरूम बॉयज होते हैं ISI वगैरह, उनकी एक बड़ी जीत है अफगानिस्तान में, और ये इसके लंबे दूरगामी परिणाम भी होंगे? देखो, आपने सही सवाल पूछा है, लेकिन पहली बात तो यह है कि टेररिज्म में कोई जीत किसी की नहीं होती। जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है वही लोग, वही देश उसके शिकार बनते हैं। ये एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, और पाकिस्तान ने अगर ये नहीं सीखा है तो मैं ये सोचूंगा कि पाकिस्तान को खुद इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे आपने कहा तालिबान अभी वर्चस्व हो गया है, एक टुकड़ी है पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसके गूढ़ संबंध तालिबान के साथ है। ये पश्तून एरिया में बहुत ज्यादा तौर पे ये एक्टिव है। इस हालत में पाकिस्तान को ये सोचना है कि क्या हम टेररिज्म को बढ़ावा दें, क्योंकि वो बैकलैश जो है उसको सहन करने की क्षमता पाकिस्तान में नहीं है। कुछ साल पहले पाकिस्तान में जो टेररिज्म के जो वकाये हुए थे उससे उभर के अभी वो आए। अगर अभी फिर वो बढ़ावा देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तो बहुत गलत स्ट्रैटेजी उनकी होगी, लेकिन वो उनकी स्ट्रैटेजी है। अगर हमने तो अपनी इंडिया के सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, हमारे लिए जरूर ऐसी स्ट्रैटेजी अगर पाकिस्तान अपनाता है तो हमारे लिए इसमें कई कुछ खतरे पैदा हो सकते हैं, और अपनी स्ट्रैटेजी लगा के उन खतरों को सामना करना है। लेकिन आखिर में फिर दोबारा मैं यही कहूँ, जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है वो टेररिज्म से ही खतरा अपने आप को मौत लेता है। वो उनको मुल्कों को हमेशा खुद ही भुगतना होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भोसले साहब, आप हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो ये थी हमारे आज की 5 की बात की चर्चा कि किस तरीके से भारत के सामने चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका असर देर सवेर भारत में होगा या भारत पर किस तरीके से हो सकता है, सुरक्षा के लिहाज से या सरहदों पर भी। वक्त एक ब्रेक का है। तो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का मिशन लगातार जारी है, और ऐसे वक्त में भारत ने एक नया इंतजाम भी शुरू किया है। फास्टैग के जरिए ई-वीज़ा की सुविधा दी है। इंतजाम में भारतीय दूतावास जुटा हुआ है, हालांकि उसके सारे कर्मचारी वापस आ गए हैं, लेकिन ये एक दूसरी कोशिश है जिसके जरिए ई-वीज़ा दिया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री से अफगानिस्तान पर लगातार उन्होंने चर्चा भी की है। ऐसी खबरें भी हैं लगातार कि किस तरीके से इवैक्यूएशन में मदद मिली है। अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA से बात की है। अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल भारत ने उठाए हैं लगातार। अफगानिस्तान में भारतीयों की सूचना के लिए एक फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। इस फ़ोन नंबर को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति आपके जानने वाले हैं तो। ये फ़ोन नंबर है 971-7785-379 971-7785-379, और मदद के लिए ईमेल भी कर सकते हैं meahelpdeskindia@gmail.com पर।
और जो सिख समुदाय के लोग वहां पर हैं उन्होंने अपील भी की है। वो किस तरीके से अपील कर रहे हैं, देखिए कि काबुल से बाहर निकालने के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ ते हालात बहुत खराब हैं। असी ये बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नू बेनती है कि सानू इधरों कैनेडा या अमेरिका कढ़िया जाए। अगों की हो सकता है, अगों की हो सकता है, कोई पता नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवे काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी मशहूर हैं और इससे जो बाज़ार है वो भी अब गड़बड़ा गया है जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाया है। परिमल की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात का असर किस तरीके से बाजार, कारोबार और रोजगार पर पड़ रहा है, ये समझने के लिए हम खाड़ी बावली में हैं और हमारे साथ मणिलाल सेठी हैं जो वहीं के ड्राई फ्रूट में डील करते हैं। हाँ जी, अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट में हम डील करते हैं जी। और अफगानिस्तान से इस वक्त हालात तालिबान आने से सारे अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बंद है, माल वहाँ से आ नहीं रहे और उस करके यहाँ पे इंडिया में थोड़ा थोड़ा बाजार तेज़ हो गया है। मालों की शॉर्टेज हो गई है, इसलिए बाजार हर चीज़ में 5%, 4%, 10% तक तेजी आ चुकी है। क्या क्या मंगवाते हैं ड्राई फ्रूट के तौर पर? हम ज़्यादा गिरी बादाम में डील करते हैं और काली किशमिश में डील करते हैं और सितार वही बादाम में डील करते हैं। और हर चीज़ जो है, जो आज से हफ्ता पहले 650 रुपये बिक रही थी, आज 750, 700 रुपये बिक रही है, ऊपर तक 1000 रुपये बिक रहे हैं। लेकिन मालों की सेल कमज़ोर हो गई है, शॉर्टेज है, माल शॉर्ट हो गए हैं और क्या नाम है, सेल बिल्कुल कमज़ोर है। कितने दिनों से आयात नहीं कर पा रहे होंगे सामान का? लगभग कोई हफ्ते, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि आयात बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान से ऐसे तो काफ़ी टाइम से बंद हो रहे हैं, क्योंकि पहले फ्यूमिगेशन का चक्कर डाला हुआ था और अफगानिस्तान से माल फ्यूमिगेशन करके अफगानिस्तान से माल काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा, लगभग पिछले 1 महीने से माल नहीं आ रही। तो उसी का असर बाजार तेज है? उसी का असर, क्योंकि माल की शॉर्टेज है इस करके। तो बाजार तेज होने का मतलब होगा कीमत में इजाफा हो गया है। बाजार तेज, माल शॉर्ट होने करके तो नेचुरली बात है कि बाजार खुद ना खुद तेज होंगे। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ वहीं के ड्राई फ्रूट्स में अभी तक आप डील कर रहे हैं, हालात अगर ऐसे ही रहे तो कैसे देखते हैं आने वाले दिनों को? आने वाले दिनों में मालों की शॉर्टेज हो जाएगी, माल और तेज हो जाएंगे। जैसे अमेरिकन बादाम देख लीजिए, 1000 आज से महीना पहले 650 रुपये था, आज ये अमेरिकन बादाम 1050 रुपये हो गया है। हर चीज़ में मतलब तेजी आ गई है, हर चीज़ 10%, 20%, 30%, 50% तक तेज हो गया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।